सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे बीच में दो मेहमान हैं और जो एडवोकेट राकेश महाले हैं वो तो आज मेरा साथ देंगे। डॉक्टर जो रतन लाल जी हैं दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उनसे आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने कुछ दिन पहले से देखा होगा कि यूट्यूब पर एक चैनल बना है जिसका नाम है रतन लाल लाल की क्लास लिखा हुआ है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा फेमस और चर्चा का विषय रहा है अंबेडकर नामा। उस अंबेडकर नामा में आपको मैं बता दूं वो ऐसी बातें लेकर आते हैं। आप दोस्तों बहुत सारी जो बाबा साहब के लिखित ग्रंथ हैं, बाबा साहब ने जो रेफरेंस दिए हुए हैं वो आप पढ़ नहीं पाते हैं, वो किताबें आपको मिल नहीं पाती है। तो सबसे आसान और सरल तरीका ये है कि आप यूट्यूब पर जाइए और डॉक्टर रतन लाल जी का जो अंबेडकर नामा आ रहा है, प्रतिदिन आता है। मेरे ख्याल से प्रतिदिन आप एक वीडियो जरूर अपलोड करते हैं डॉक्टर बाबा साहब से लिखित साहित्यों के बारे में या कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में भी लिखते हैं। उन सारे विषयों में हम उनसे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने अंबेडकर नामा की शुरुआत क्यों की? जहां तक मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आप बताइए कि आपने अंबेडकर नामा की शुरुआत क्यों की? ये बहुत सीधा सवाल है लेकिन मुश्किल सवाल भी। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मुझे ऑफ लेट बहुत बाद में पता चला कि सिर्फ आवश्यकता ही नहीं, चुनौती भी आविष्कार की जननी हो। तो इसको समझ लीजिए कि एक तरह का चुनौती भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो इसके बैकग्राउंड में एक दो बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो कोरोना का क्राइसिस था जिसमें कि आप पहली बार हम लोगों ने जिंदगी में उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे समय तक घर में बंद रहेंगे। तो जब इतने लंबे समय तक घर में बंद रहना था, अब हम लोग तो शिक्षक हैं, सुधारती हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो कुछ न कुछ तो करना ही था। तो इस जहन में एक दुविधा चल रही थी। मैंने बीच में काफी कुछ पढ़ाई की, राहुल सांकृत्यायन के बारे में की और कई लोगों के बारे में की, लेख लिखे हमने। तो अम्बेडकर पे थोड़ा बहुत पढ़ ही रहा था लेकिन वो सिस्टमैटिक पढ़ाई नहीं थी। तो इस समय एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर और एज ए एक्टिविस्ट जो मैंने अनुभव किया वो अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। अम्बेडकर को लेकर तीन तरह के दृष्टिकोण को मैंने पाया। एक तो वैसे लोग हैं जो अम्बेडकर के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, झंडा लेकर डंडा लेकर रोड पे चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर साहब को पढ़ा नहीं। वो सारी बारीकियां जो है रणनीति उनको नहीं पता है। एक ऐसे लोग हैं। दूसरा एक वैसे लोग हैं खास तौर से पश्चिमी देशों में और भारत में कुछ, पश्चिम में ज्यादा, जो अम्बेडकर को लेकर बहुत ही गहन रिसर्च कर रहे हैं। दो लेवल पे, एक हुआ कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लेवल पे अम्बेडकर बहुत सिग्निफिकेंट हो रहे हैं। दूसरा गंभीर शोध को लेकर भी अम्बेडकर बहुत सिग्निफिकेंट हो रहे हैं, चाहे क्रिस्टोफर जेफरलेट काम कर रहे हो, गेल ऑम्बेट काम कर रहे हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो यूरोप में ज्यादा गंभीरता से काम हो रहे हैं। मेरे समझ में आया कि जितने सारे ये काम है सब अंग्रेजी में है। और अंबेडकर साहब की जो राइटिंग है वो भी अंग्रेजी में है, मतलब लार्जली। वैसे तो मराठी में बहुत कुछ है लेकिन अंग्रेजी में है। और हिंदी का भी अनुवाद हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी अनुवाद जो है ना, लिटरल थोड़ा ट्रांसलेशन हो गया और अधिक उसमें भाव लाने की जरूरत थी। तो जिनको पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक्टिविस्ट और लीडर्स, उनको पता ही नहीं कि अंबेडकर किस समय क्या बोले थे। और जो लोग ये जानते हैं वो लाइब्रेरी में मोटी मोटी किताबें हैं। तो ये दो तरह के लोग। एक तीसरे तरह के लोग हैं कि जो सोशल मीडिया अम्बेडकर राइट्स, उसमें से काफी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन रात सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि ये अम्बेडकर राइट है, ये मनुवादी है। उनको कुछ नहीं पता है अम्बेडकर के। वो खाली ब्लू कोट पहन के या ब्लू गमछा रख के और जय भीम बोल के वो कहता है कि मैं ही अम्बेडकरवादी हूँ। तो ऐसे लोग की चुनौती सबसे ज्यादा गंभीर है, जो नीम हकीम खतरे जान, दिन रात सबको सर्टिफिकेट बांटता। हमको भी मिलता है, तो मैं तो अपने आप को बाबा साहब का बिगड़ा चला कहता हूँ। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं अम्बेडकर राइट। कुछ लोग चौथा श्रेणी है कि कुछ लोग अम्बेडकर को सिर्फ 22 प्रतिज्ञा समझते हैं। भाई 22 प्रतिज्ञा 1956 में लिए हैं, उसके बाद
1913 से लेके 1956 तक एक 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 बुद्धिजीवी की, एक इंटेलेक्चुअल, कॉस्मोपॉलिटन इंटेलेक्चुअल की एक वैचारिक यात्रा है, करीब 37-38 साल की यात्रा है। उस यात्रा को समझे बगैर, उनके एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के, उनके द्वंद्व को, उनके पैराडॉक्सेस को समझे बगैर, अगर आप समझेंगे या हम समझेंगे कि अम्बेडकर साहब को जय भीम बोल दिया, 22 प्रतिज्ञा रट लिए, 22 प्रतिज्ञा में भी अगर उसकी व्याख्या तो 22 पन्ने लिखे जा सकते हैं। ये हिस्टोरियन का जो काम होता है वो सिर्फ अक्षर पढ़ना नहीं होता है। हिस्टोरियन का काम होता है कि रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, जो नहीं लिखा हुआ उसको भी पढ़ना, उसकी भी व्याख्या करना। तो हमने देखा कि बहुत बड़ा गैप है, और कुछ लोग इसमें, मैं तो कहना ज्यादा नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ लोग अंबेडकर, जय भीम और संविधान लेकर हाथ में लेके घूमने से समझ रहे हैं कि संविधान और अंबेडकर बाद बच जाएगा। तो अंबेडकर जब कोलंबिया में पढ़ रहे थे उस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था, जब भारत में थे, जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे अधिकार के लिए, उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन वो विश्व युद्ध पे नहीं लिख रहे, तो फोकस अपने काम में लगे हुए। तो मुझे लगता है कि अंबेडकर को जब तक गंभीरता से पढ़ेंगे नहीं, मैं अपने आप को कोई अंबेडकरवादी नहीं कहता, न किसी को मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। 1000 समस्याएं दुनिया में होती है, अंबेडकर के सामने भी 1000 समस्याएं रही होंगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को फोकस्ड रखा। फोकस्ड मतलब जो अनटचेबल्स हैं उनके पूरे सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे फोकस रखा, पढ़ाई लिखाई के साथ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर उस समय तो गायकवाड़ थे तो उन्होंने भेज दिया उनको कोलंबिया पढ़ने के लिए और इंग्लैंड पढ़ने के लिए। आज तो इतने हजारों नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रीज, पैसे वाले लोग, हजारों IAS IPS सब जज सब हैं, राष्ट्रपति भी भारत में है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह गए हैं, लेकिन एक रिसर्च फाउंडेशन इन्होंने नहीं खोला है, एक तो कोलंबिया नहीं भेजा है। तो इसलिए चुनौती ज्यादा गंभीर है। कहने के लिए तो हम आजाद मुल्क में हैं और हमें सारी आजादी मिल गई है, लेकिन जो चुनौतियां अंबेडकर के सामने थी, जो जितना मैं पढ़ता हूँ, और आपने सुना होगा तकरीबन 58 एपिसोड हम बना चुके हैं अंबेडकर नामा, तो आपने सुना होगा तो जो चुनौतियां वहां अंबेडकर के सामने थी, कमोबेश आज उससे ज्यादा बड़ी चुनौती भारत में अभी आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों के सामने है। इसलिए अब 1000 समस्या होगा, सुरेश जी हमसे रोज प्रतिक्रिया लेंगे कि वहां उसके पेट में दर्द हुआ है, उसमें प्रतिक्रिया हम नहीं देंगे। हमको जैसे डॉक्टर अंबेडकर फोकस थे अपने लाइफ में, वैसे कुछ रिसर्चर को फोकस होके उनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आंदोलन मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद राकेश जी के पास चलेंगे हम लोग, कि सब लोग मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते। सब लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ के उसको नहीं समझ सकते। सब लोग हमारे लिखना पढ़ना जानते भी नहीं। जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, अगर हम बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कम से कम कान में लीड लगा के सुन लेंगे तो समझ लेंगे पूना फैक्ट क्या हुआ। तो इसका पर्पस जो है, बाबा साहब मूक नायक निकाले थे, उससे ज्यादा सर्कुलेशन आज डिजिटल युग में हम लोग मोबाइल से कर लेते हैं, बात पहुंचा रहे हैं। तो और हमारे सामने सुविधाएं, अगर उस रफ्तार में आंदोलन भी बढ़ना चाहिए। सिर्फ नारे लगाने से, मूर्ति बनाने से या बाबा साहब को जपने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब को पढ़ने और समझने की। से अब ये जानना चाहता हूँ, आपका जो मैंने पहला एपिसोड देखा था, उस एपिसोड में, राकेश भाई इसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा, लेकिन सर जो मैंने आपका जो पहला एपिसोड देखा था उसमें मैं आपसे कुछ बातों से असहमत हूँ। पहला तो ये कि आपने जो बहुजन मूल निवासी और दलित के बारे में जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और बाबा साहब ने जो डिप्रेस क्लासेस बताया उसके वो भी बहुत गंभीरता सुना मैंने। बस मैंने एक चीज देखा है कि जिस प्रकार से आप देखा होगा आपने कि मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, अभी जो आपने संबलपुर उत्तर प्रदेश की घटना है जिसमें 2 लोगों ने एक शायद कोई विधायक प्रत्याशी हैं सपा के, उन्हें गोली मार दिया, उनके लड़के को भी गोली मार दिया। तो जो खबर जो आई पेपर में या मेन स्ट्रीम मीडिया में, उस खबर में यह आया कि दबंगों ने 2 दलितों की हत्या की। अब दलित से पता चल गया, आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ वो शेड्यूल कास्ट के होंगे, लेकिन लेकिन जो दबंगों ने जो मारी है वो बाद में पता चला, सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने नाम बताया कि ये शर्मा है, लेकिन जो दबंग जो शब्द वो बताते हैं महिमा मंडित करने के लिए, और हमें बता देते हैं आदिवासी। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है, सच्चाई से कब तक मुंह मोड़िएगा। बाबा साहब को फिर पढ़े जाने की जरूरत है।
कि वो लिख रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर तंत्र पे उनका कब्जा है, प्रशासन पे उनका कब्जा है, जमीन पर उनका कब्जा है। तो दबंग तो है ही, इसमें कहाँ आपको आपत्ति है? इसमें कैसे दिख रहा है कि वो कमजोर है? कमजोर तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं, आप अगर नहीं दबंग अगर है, जाति को छुपा, दबंग कहने का मतलब यहाँ सामंत लोग कौन है? सामंत लोग ऊंची जाति के ही लोग हैं ना, उनके अंदर एक वर्ग एकता तो बनी हुई है। हमारे नेता तो वहां कोई नहीं पूछ रहे हैं सबसे बड़ा दबंग कौन होगा हमारा दलित में। जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वही ना दबंग, उनके मुंह से आवाज निकल रही है नहीं दबंगई। वही बात, दबंगई क्या क्या मतलब, मेरे मुंह से तो निकल रही है आवाज, हम तो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो जाहिर है कि जब सारे संसाधनों पर उनका कब्जा, उनके नेता सपा के वो लोग थे जो मरे हैं, उनके नेता की आवाज निकली है? नहीं, मरे हैं दलित वहां पे बड़े बड़े नेता बैठे, उनकी आवाज निकली है? तो ये बात समझना, वो दबंग है, दबंग उसके पास बंदूक है, राइफल है, लाठी है, डंडा है, प्रशासन है, पैसा है, जमीन है, मंत्री है, सब सरकार उनकी है, सारा कुछ है। वो तो है ही दबंग। आपके पास तो कोई फोरम नहीं है, टेलीविजन नहीं है, तो हम लोग स्काइप पे और यूट्यूब पे बात कर रहे हैं, एक अखबार नहीं है। तो इसमें आप कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, इसको मानने में क्या मतलब, कौन सी परेशानी? नहीं, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़े हैं, तो हम जज भी कैसे काम करते हैं वो भी जानते हैं। अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, जज का निर्णय आरक्षण पे पट पट आ रहा है। तो आप समझ, आप कमजोर नहीं है तो क्या है? कमजोर है, उसको मान लीजिए। कमजोर ताकत अब बनेगी, बुद्धि से बनेगी। इसलिए बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत की बात की थी। वो तोप लेके लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे, तो किताब लिख के, आर्टिकल लिख के, अखबार लिख के लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब तक इन बिंदुओं को नहीं, आप 10 बार सीएम बन लीजिए, प्रधानमंत्री बन लीजिए, क्या फर्क पड़ता? राष्ट्रपति तो दलित है ही पहले। जब आपके मुंह से आवाज ही नहीं, जब आपने आवाज ही निकल रहा है, इसीलिए तो उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई लड़ी, अंतिम समय तक भी लड़ी, 1947-48 तक लड़ी लड़ाई पृथक निर्वाचन क्षेत्र की। वो जानते थे कि ये हालत होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि बाबा साहब कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानता है वो कौम गुलाम होता है। तो हम लोग तो बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब कोई ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, न समझा रहे हैं। कहाँ पे क्लास लग रही जरा बताइए मुझे। आप मेरा वीडियो अगर देखते होंगे तो मैं उसमें पेज नंबर, वॉल्यूम नंबर सब बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? बोलते हैं। ज्यादा पढ़ना है तो पेज नंबर यहाँ जाइए, वॉल्यूम नंबर यहाँ जाइए। इतने बड़े बड़े संगठन बने हुए, करोड़ों रुपया चंदा लेते हैं, उनसे पूछिए तो कितना शोध संस्थान बनवाए हैं। तो आपके पास कुछ नहीं है। ये मान लीजिए खाली भीड़ है, भीड़ को अनुशासित सिपाही कैसे बनाना है, ये इंटेलेक्चुअल का काम होता है, ये लीडर का काम होता है। तो हमारे पास अभी लीडर नहीं है। हमारे पास पीएम के उम्मीदवार हैं, सीएम के उम्मीदवार हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लीडर हमारे पास नहीं है। दिक्कत यही है, जो सबको लीड कर सके। हाँ जी सर, अब मैं चाहूंगा कि एडवोकेट राकेश महाले हैं, ये भी सामाजिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते हैं। राकेश जी, आप सर से जो भी आपको सवाल करने हैं बात कीजिए। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।